कंपनी का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेट्स से एबीसी कंपनी दुबई में है, जाहिर सी बात वो कंपनी का अपना वेबसाइट होगा और अपने कंपनी का कैरियर का और पोर्टल होगा, उसमें जा कर के उन वहाँ पर कांटेक्ट होगा, उनको बोले कि मुझे ये मार्केटिंग ऑफिसर की एक वैकेंसी का इंटरव्यू आ रहा है दिस डेट पे दिल्ली में, ये कंपनी करा रही, कैन यू कंफर्म। तो पहला एक दो लाइन के ईमेल से ही वो कह देंगे कि हाँ ये दिस इज़ अ जेन्युइन ऑप्शन। सेकेंड चीज़, अपने आँखों से 15 सालों में और उस पहले से भी वो डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और वो प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो पैसे कमा रहे हैं या ऑयल बेच रहे हैं, बल्कि उन्होंने इकोनॉमिकली वर्ल्ड में डोमिनेट कर रखा है। और जहाँ से हम लोग यूपी बिहार से आते हैं, सीधे सबसे बड़ी चीज़ मैंने कही कि अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है, जो ब्लू कॉलर डोमिनेंट मिडल ईस्ट था वो बहुत स्ट्रगल का दौर था। और अल्लाह का शुक्र, दिस इज़ द प्रेज ऑफ गॉड कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ राइट डायरेक्शन नाउ। और राइट डायरेक्शन ये है कि जितने लोग हैं अभी आ रहे हैं हमारे मुल्क से, हमारे खत्ते से, हमारे जगहों से, माशाल्लाह कम से कम ग्रेजुएट होके आ रहे हैं पहली चीज़। और वो सब काम करना नहीं चाहते जो काम वो पहले उनको इनकरेज किया जाता था, जिसके लिए मिडिल ईस्ट जाना जाता था। अब माशाल्लाह ग्रेजुएट कुछ ना कुछ छोटी छोटी कोर्सेज करके वो आ रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा और लोगों को कहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि आप थोड़ी सी प्रॉपर तैयारी के साथ आएँ। मिडिल ईस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन आपकी किस्मत को संवारने वाला है और आपको वेलकम करने वाला है। उसमें दो तीन चीज़ें आपको करनी है कि पहला, मिडिल ईस्ट में दुबई की अगर मैं बात करूं या शारजा या अबू धाबी, इंडियन काउंसलेट, इंडियन एम्बेसी है। कोई भी आपको माइनर से माइनर प्रॉब्लम हो, मेजर प्रॉब्लम हो, अगर आप जेन्युइन हैं, सीधे सिंपल वॉक करें, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी टीम बैठी है सिर्फ आपको मदद करने के लिए विदाउट ज़ीरो कॉस्ट। अगर आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अबुल फजल रूमी साहब। अबुल फजल रूमी साहब पिछले 1.5 दशक से दुबई में हैं और NRI है ये। वहाँ पर इन्हें गोल्डन वीज़ा प्राप्त है और 1.5 दशक में इन्होंने दुबई के अलावा कई यूरोप देश का भी दौरा किया है अपने काम को लेकर। तो एक बड़ा अनुभव इनके पास अपने काम को लेकर है। हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि जो गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे किस तरह के हालात हैं, या फिर वहाँ जो जॉब के सिस्टम हैं, जो लोग इंडिया से दुबई जाना चाहते हैं या गल्फ़ कंट्री जाना चाहते हैं अपने काम को लेकर, तो उनके लिए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वहाँ पर नए रास्ते खुलते हैं नौकरी के। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। थैंक यू सो मच इमरान भाई, एंड इट्स प्लेजर, ऑनर कि आपके साथ मैं आज बैठा हूँ यहाँ पर और आपसे गुफ्तगू जिस मौजू पर कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा एक छोटा सा तारुफ़ है कि मेरा नाम अबुल फजल रूमी हुआ और मैं पिछले 15 साल से ओवरसीज़ में रह रहा हूँ, स्पेशली दुबई जो जैसे कंट्री में, जो यूएई के कह लीजिए कैपिटल का पार्ट है, और उसमें मैं रहता हूँ। और वहाँ पर एक MNC कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ जिसका नाम PSA BDP है। ये ऑलमोस्ट $56 बिलियन की कंपनी है और सेमी गवर्नमेंट कंपनी ऑफ सिंगापुर है। रही बात कि मिडल ईस्ट के तारुफ से जो आप पूछ रहे हैं, तो हालात बहुत बेहतर हैं, ख़ास करके ओवरसीज़ के लिए। और मेरा अपना 15 साल का जो जर्नी रहा है, और जैसे कहते हैं रैग्स टू रिच की स्टोरी, तो मैं उसका पार्ट हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ऐसी कंट्री है जो हाईली पेस्ड है। आज के दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जैसे यूरोप, अमेरिका, एशिया, ख़ासकर सिंगापुर, शंघाई, चाइना, इन सब के आई कैन से के पैरेलल है। उनकी इकनॉमी कहा जाता था कि ऑयल ड्रिवन है, बट आज ऑयल ड्रिवन ना होकर के कमर्शियल और मार्केट ड्रिवन है। और जो वहाँ के हालात हैं, माशाल्लाह से मैंने जो देखा है अपने आँखों से 15 सालों में और उस पहले से भी, वो डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और वो प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो पैसे कमा रहे हैं या ऑयल बेच रहे हैं, बल्कि उन्होंने इकोनॉमिकली वर्ल्ड में डोमिनेट कर रखा है। उसका सबसे बड़ा तरीक़ा ये समझ लें कि इंडिया जैसे इकोनॉमी, चाइना जैसे इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी उनसे आकर के सेपा डील करती है। क्या वजह रही उनके इकोनॉमी हाई होने की?
इकोनॉमिक हाई होने के एक बहुत सारी वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि वो बहुत ओपन माइंडेड हैं और दुनिया के जो डायनेमिक को वो कोशिश करते हैं फॉलो करने की। और उनको पता है कि अगर आप एक मिडल ईस्ट जाना जाता है ऑयल के लिए, लेकिन ऑयल की एक कैपेसिटी है जहाँ तक इस इकोनॉमिक को ग्रो कर सकते हैं। अगर चाइना को देख लें या दूसरे ममालिक को देख लें, उनके पास ऑयल नहीं है बट वो दुनिया को डोमिनेट करते हैं। तो जब उनको लगा कि जैसे ही आने वाले 50 सालों में दुनिया का डायनेमिक्स चेंज होगा, जब सेमीकंडक्टर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी और दुनिया की अलग चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर ऑयल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि उनको डाउनफॉल होगा। तो इनको समझने के लिए उन्होंने आज से 20 साल या 25 साल पहले एक टीम बनाई गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने एक मॉडल चुना सिंगापुर का, जिसके पास भी ऑयल भी नहीं है, ना बहुत बड़ी इकनॉमी है, बहुत छोटी सी कंट्री है, बट आज दुनिया में एक कह लीजिए ट्राईपोलर, अगर सिंगापुर एशिया में देखेंगे तो सिंगापुर एक बहुत पावरफुल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। उसी तरह से उन्होंने लंदन को देखा कि एक बड़ा बहुत ओल्ड सिविलाइज्ड कंट्री है, बट वो कैसे दुनिया पे कंट्रोल किया, ऑलमोस्ट सारी दुनिया पर उसने हुकूमत किया। तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, अमेरिका में जा कर के अपनी टीम को बैठाया। सर, जो लोग इंडिया से दुबई जाना चाहते हैं रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए, तो क्या मशवरा देंगे आप उनको? किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, या आपने किस तरह की तैयारी की थी, या क्या लगता है कि कुछ आप में कमी रह गई थी, या दूसरे लोगों को आप मशवरा देंगे कि वो इस तरह से जाएं? क्योंकि ज़्यादातर जो बिहारी हों या बिहार के लोग हों, इंडिया के लोग हों, वो वहाँ पे छोटे कामों में जाते हैं, या तो वो प्लम्बर के कारीगर हैं, या ड्राइवर हैं, या दूसरे इलेक्ट्रीशियन हैं। ऐसे कामों में जो की पोस्ट है, बड़े ओहदे हैं, उन पर लोग नहीं जा पाते, या फिर मुझे लगता है ऐसा है। आपकी निगाह में क्या है ये? आई थिंक बहुत बड़ा सवाल है आई थिंक, और जिस स्टेट से मैं आता हूँ और वहाँ पर जो सबसे बड़ा मैंने चैलेंज देखा है, क्योंकि मैं जब पटना में था और पटना से मैं दिल्ली गया और मैं दिल्ली में 20 साल रहा, और हमेशा एक चीज़ लगा कि भाई हम बहुत अच्छे लोग हैं, एक बहुत बड़ा स्टेट है, एक सिविलाइज्ड लोग हैं यहाँ पर, एजुकेटेड लोग हैं, बट जब उनको अपॉर्चुनिटी की बात आती है कि उनको दुनिया में थोड़ा सा और स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, जैसे हमारे साउथ के लोग हैं या सेंट्रल ख़ास के बॉम्बे के लोग हैं, तो हम थोड़ा सा उसमें पीछे आ जाते हैं। और उसकी वाहिद वजह है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इन्फॉर्मेशन, तीसरा सपोर्ट। मैं हमेशा इन तीन चीज़ों को देखता हूँ। तो जब हम पटना से दिल्ली जाते थे तो ये चीज़ें बहुत कॉमन थी, लेकिन अरसे के बाद चीज़ें चेंजेस हुई और लोगों को में थोड़ी सी अवेयरनेस आई, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पास आउट हुई, लोगों ने अलग अलग थोड़े छोटे ग्रुप बनाए एंड देन उन्होंने सपोर्ट किया। सर, अगर इसको साफ़ करें आप लोगों के लिए कि ये तीनों चीज़ें जो आपने बताई, इसको कैसे आप उनको बताएंगे कि उसकी तैयारी वो कैसे करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, क्योंकि मिडल ईस्ट जैसे कंट्री अगर हम बात करते हैं वहाँ के लिए पर्टिकुलरली, तो आसान नहीं है, क्योंकि एक पूरी दुनिया की डोमिनेंस सेक्शन 190 कंट्रीज़ के लोग काम करते हैं वहाँ पर। तो आप ये सोच के चलें कि या तो आप जिसको कहते हैं ब्लू कॉलर, जिसको कि छोटी जॉब कहते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और मैसन का जो जॉब होता है, तो ठीक है वो हालात आपके कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी है, आप क्या करके आए हैं, लेकिन जो एक मिडिल क्लास है या जो थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए है एक तो कि थोड़ी सी एजुकेशन की जो पेस है थोड़ी सी अच्छी करें। उसकी वाहिद एक तरीका है ये है कि अगर आप अगर बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या आईकॉम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा अपना फिलोसफिकल लाइफ तैयार करें कि हमको करना क्या है लाइफ में। पहला तो आपको खुद सेट करना है कि हमको अवेयरनेस कि हमको करना क्या है। अगर हमको इंजीनियरिंग करना है तो हमें एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होना है। साथ साथ हमको आज के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है जो हमको सर्वाइव कराएगी आने वाले 10-20 सालों में, उसकी थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी एक्सपीरियंस गेन कर लें। और तीसरी जो चीज़ है, जो अपने फील्ड में, जिस फील्ड में मैं अगर इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रखा है या मुझे एचआर में जाना है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, यहाँ का जो वर्क फोर्स है पूरी दुनिया में जाना जाता है। और उसकी वाहिद वजह है कि एक दुनिया के 10 बड़ी कंपनियां हैं जिसको आप कह सकते हैं एमएनसी ऑफ द वर्ल्ड, जैसे पेप्सी है, माइक्रोसॉफ्ट है,
इन सब में एक इंडियन बैठा है जो उस कंपनी को चला रहा है। तो वाहिद वजह है कि उसने उस पहले पढ़ाई अच्छी करी है, उसने एक्सपीरियंस लिया, फिर दुनिया के अपने दरवाजे खोले, अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट। तो जब हम मिडल ईस्ट में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक, जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मैंने अपने काम को मैनेजमेंट करके जो IMT गाज़ियाबाद से मैंने किया, और मेरी पहली कंपनी थी जिसको इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, जिसको अभी DHL ने टेक ओवर कर लिया और दुनिया के सबसे बड़ी एक्सप्रेस कंपनी है DHL। मैंने वहाँ पर काम किया। फिर उसके बाद वो एक लिमिटेड टाइम के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं ग्लोबल में जाऊँ। तो मैं एज ए कंट्री में, जिस कंट्री की सबसे बड़ी, जिनके पास अपनी एयरलाइन है ब्लू डार्ट के पास, उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद 6 साल के बाद एज ए मैनेजर वहाँ से मूव करके एक कंपनी है PwC जो कुवैत बेस्ड है बट अमेरिका से कंट्रोल होता है, जिसको कहते हैं एजिलिटी। तो मैंने उसमें काम किया। उसके बाद मुझे मौका मिला मिडल ईस्ट जाने का। तो इन दोनों जॉब्स में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने दोनों उसी प्रोफेशन से किया जिसमें मुझे आगे जाना था। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि आज हमने मार्केटिंग कर लिया, कल HR में चले गए, परसों ऑपरेशंस, मीन्स जो मिला हम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सर्वाइवल। अभी इंडिया में जो देखते हैं, स्टूडेंट से मेरी बात होती है तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, MBA करते हैं, तो स्कोप नहीं उनको समझ में आता है, नौकरी नहीं है। तो अगर कई चीज़ें आपने बताई, उनमें से कौन सा सेक्टर है जो अभी फॉरेन कंट्री में या गल्फ़ कंट्री में या दुबई में उसके ज़्यादा स्कोप है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से देखिए, मैं जिस बैकग्राउंड का हूँ और मुझे भी यही सवालात थे जब मैंने अपने कॉलेज में कर रहा था, तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी जो फील्ड है दुनिया की, मेरे हिसाब से एक है मार्केटिंग। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ है, माँ बाप का रिलेशन कह ले, वो भी मार्केटिंग। हम अच्छी बात बच्चों को बताते हैं, बच्चे उसको सीखते हैं, नहीं सीखते तो अलग प्रॉब्लम, लेकिन सीख जाए तो एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी कह लीजिए है। तो मार्केटिंग सबसे बड़ी है, क्योंकि दुनिया में किसी भी जगह जाए, क्योंकि इंजीनियर को क्या करना पड़ता, पढ़ के भी उसको बेचना होता है क्लाइंट्स को कि ये मेरा साइट है, ये मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी। तो मार्केटिंग सबसे बड़ा अच्छा फील्ड है, बहुत वास्ट है। MBA जैसे कहते हैं आप, या उसमें भी एक मार्केटिंग एक सेगमेंट है। और साथ साथ आप ये कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी पे जाएं, क्योंकि दुनिया में आज जिस हिसाब से, जिस पेज से बढ़ रहे हैं हम लोग, दुनिया जा रही है, एक टेक्नोलॉजी का IT का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो आपका जो कंपटीशन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। हमने एक MBA कर लिया, हमने मार्केटिंग या HR या ऑपरेशंस या फाइनेंस ये कर लिया है, लेकिन अगर साथ साथ टेक्नोलॉजी ले ली तो हमारा जो कैलिबर है, हमारा जो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। फिर हम ईज़िली एक अच्छी कंपनी को नॉक कर सकते हैं। और अच्छी टेक्नोलॉजी तो दरिया है, हम किस तरफ बात करें, वो बहुत सारी चीज़ें, सबको टेक्नोलॉजी ही कहा जाता है। अगर हम मीडिया की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल की बात करें, ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी हैं। तो फिर आप क्या मशवरा देंगे कि आने वाला जो वक्त होगा वो किस टेक्नोलॉजी का होगा? जी, जैसे कि अभी जैसे हमने देखा दुनिया में कि माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ये सब चीज़ें आई, उन्होंने नई नई चीज़ें बनाई एज़ पर द रिक्वायरमेंट। अभी के जो हालात हैं, अगर आने वाले 10 साल आप मान के चलें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI कहते हैं, वो सबसे यूनिक है। क्योंकि दुनिया जैसे गूगल है, आप कुछ भी टाइप करें, एक बच्चा टाइप करे, एक बड़ा टाइप करे, बूढ़ा, वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है और ऑलमोस्ट 99 पॉइंट एक्यूरेट होती है, क्योंकि डाटा असेंबल्ड टेक्नोलॉजी है। लेकिन आने वाला वक्त उससे ऊपर जा चुका है, जिसमें AI है, ChatGPT है, पाइथन है। तो बच्चों के लिए भी डेटा साइंस आ गया है कि हर लेवल की एक कह ले कि स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी है। और आपका सवाल सही है, क्योंकि जैसे जिस जगह मैं बैठा हूँ 20 साल के बाद, तो मुझे लगता है AI का पर्पस ये है कि अगर आप 10 घंटे काम करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, इसी 10 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, अपने AI को प्लान दे दें कि मुझे ये करना है, वो सारा प्रोग्रामिंग करके रखेगा। सिर्फ आपको उसमें से एडिट करना है, आपको कुछ नहीं टाइप करना, पॉइंट्स डालना। हाँ, वो पॉइंट्स भी दे देगा, सिर्फ आपको उस पॉइंट्स पे काम करना है जिसमें आपको का कंफर्ट हो। उस पॉइंट को निकाल देना है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इवन ChatGPT और आपका AI उसको करेगा। इवन आप बिजी हैं, सपोज आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, एक स्लॉट बुक कर दें और आपका ही सिमिलर फेस, सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन डाल दें, इवन आपका इंटरव्यू लाइव चलेगा। तो वो लाइफ को इतना ईज कर देगा कि ताकि एक सेगमेंट ऑफ द पीपल जो आज टाइम की लिमिटेशन में बंधे हैं,
उनको मतलब जो टेक्नोलॉजी अभी है नहीं, बल्कि जो टेक्नोलॉजी आने वाला है, आ चुका है, वो उस पर निगाह रखने की ज़रूरत है। सर, एक सवाल हमारा और होगा आपसे कि बहुत सारी ख़बरें आपने भी सुनी होगी कि जो गल्फ़ कंट्री में कुछ लोग गए काम, कुछ एजेंट हैं उसमें जो ले जाते हैं, विदेश ले जाते हैं फॉरेन कंट्री के जॉब के लिए, तो वो लोग काम कुछ और कह के ले गए कि हम आपको इस जॉब में ले जा रहे हैं, वहाँ ले जाकर कुछ और काम दे रहे हैं। या कई लोग ऐसे हुए कि वहाँ गए और उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। कई बार ऐसे फुटेज आते हैं, वो अपने वीडियोस भेजते हैं कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस मुश्किल से निकालो। ये सारी चीज़ें जो आती हैं, जो ख़राब फीडबैक जो आता है वहाँ से, उसको आप कैसे बताएंगे कि वो सब क्यों हो जाता है, या उससे कैसे लोग बचेंगे? आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है, ख़ास करके अपनी कम्युनिटी में, जो इंडियन कम्युनिटी है और जहाँ से हम लोग यूपी बिहार से आते हैं। देख, सबसे बड़ी चीज़ मैं कही कि अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है, जो ब्लू कॉलर डोमिनेंट मिडल ईस्ट था, वो बहुत स्ट्रगल का दौर था। और अल्लाह का शुक्र, दिस इज़ द प्रेज ऑफ गॉड कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ राइट डायरेक्शन नाउ। और राइट डायरेक्शन ये है कि जितने लोग हैं अभी आ रहे हैं हमारे मुल्क से, हमारे ख़ित्ते से, हमारे जगहों से, माशाल्लाह कम से कम ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, पहली चीज़। और वो सब काम करना नहीं चाहते जो काम वो पहले उनको इनकरेज किया जाता था, जिसके लिए मिडिल ईस्ट जाना जाता था। अब माशाल्लाह ग्रेजुएट कुछ ना कुछ छोटी छोटी कोर्सेज़ करके वो आ रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा और लोगों को कहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि आप थोड़ी सी प्रॉपर तैयारी के साथ आएँ। मिडिल ईस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन आपकी किस्मत को संवारने वाला है और आपको वेलकम करने वाला है। उसमें 2-3 चीज़ें आपको करनी है कि पहला तो आपने एक स्टैंडर्ड, जो भी आपको सलाहियत अल्लाह ने दी है उसके ऊपर पढ़ाई करें। दूसरी चीज़ है कि जो बीच में ब्रोकर है, जब भी आप मिडिल ईस्ट आना चाहें, इनको अवॉइड करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है इस बिज़नेस का वही है। क्योंकि उनको मालूम है कि जिस जॉब में वो भेज रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम अवेयर नहीं हैं। हम उनके थ्रू ब्लाइंड फोल्डेड जाते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। जब वो रियलिटी में सच में वो मिडिल ईस्ट में उतरते हैं, जिसको एक नॉर्मल सा नाम है डेजर्ट है, वो डेजर्ट बना देते हैं। क्योंकि उनको काम दिया गया है अकाउंट्स कलर का, और उनको कहा जाता है कि जाएं आप गेट खोले, आप पानी पिलाएं, या आप जाके डेजर्ट में पानी पटाएं प्लांट को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको रोकने की एक वाहिद सूरत है कि हिंदुस्तान में अगर आप दिल्ली से बॉम्बे से जा रहे हैं, पहली चीज़ तो कोशिश करें कि आप किसी भी ब्रोकर के पाले में नहीं पड़े, क्योंकि पहला सिग्नल आप वही दे रहे हैं। ऐसी एजेंसीज़ हैं इंडिया के अंदर में, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाती है। और एक्चुअली जो वीज़ा होता है वो फ्री होता है, क्योंकि कंपनी को चाहिए एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कभी भी वो पैसा नहीं लेंगे, बल्कि जब मंगाएंगे तो अपनी गवर्नमेंट को वो वीज़ा इशू का परमिट होता है, उसको वो पैसे पे कर देते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? आम आदमी को तो जाना है, कहीं गल्फ़ कंट्री जाना है, तो वो तो उनको तो सबसे पहले वही मिल जाते हैं जो इस तरह के लोग जो इनको दलालों को रोकना पड़ेगा। दलाल मिल जाते हाँ, अगर आप दिल्ली जाएं या तो कैसे समझेंगे वो, कैसे इन चीज़ों को उनके पास क्या आइडिया उनको देंगे कि वो किस तरह से अपने सही वीज़ा को पहचानें? वही करें तो 2 चीज़ करें उसको। अगर क्लैरिटी करनी है तो अगर जिस कंपनी का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेट्स से ABC कंपनी दुबई में है, जाहिर सी बात वो कंपनी का अपना वेबसाइट होगा, अपने कंपनी का कैरियर का और पोर्टल होगा। उसमें जा कर के उनको वहाँ पर कांटेक्ट होगा, उनको बोले कि मुझे ये मार्केटिंग ऑफिसर की एक वैकेंसी का इंटरव्यू आ रहा है दिस डेट पे दिल्ली में, ये कंपनी करा रही, कैन यू कन्फर्म। तो पहला 1-2 लाइन के ईमेल से ही वो कह देंगे कि हाँ ये दिस इज़ अ जेन्युइन ऑप्शन। सेकेंड चीज़, कभी भी आप पैसे नहीं दें, क्योंकि पैसे दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप एकदम उस फ्रेम में जा रहे हैं जहाँ पर के इस तरह के लोग सिर्फ पैसे कमाने के बैठे हैं। हाँ, 10 में से 8 ज़रूर हैं। एक आध केसेस ऐसा होता है कि कंपनी कहती है कि आपको मैं वीज़ा फ्री दूंगा, लेकिन जो टिकट होगा आपको सिर्फ आने का, उसके 10,000 रुपये। तो 10-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं, इट मीन्स वो जेन्युइन है, क्योंकि वो वन वे है। और थोड़ा बहुत उनकी जो ऑफिस का खर्चा, जहाँ वो इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो, अगर 10-15 हज़ार तक है, और लेकिन उससे पहले वो ज़रूर चेक कर लें उस कंपनी का कि इसमें है। क्योंकि मैंने 1-2 बार किया और मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला कि एक ताका की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है अबू धाबी की,
और किस्सा ये था कि एक वीज़ा निकला जो जेन्युइन वीज़ा था, यहाँ तक कि मुझे रहते हुए मैंने कहा ये बहुत जेन्युइन वीज़ा है, ताका जो गवर्नमेंट की कंपनी जैसे इंडियन ऑयल है तो वहाँ पर कोई गलत हो ही नहीं सकता है। और उन साहब ने कहा नहीं आप एक बार चेक करें, मुझे थोड़ा डाउट लगा। मैं कह रही ऐसा हो ही नहीं सकता, आप खामखा मेरा वक्त बात कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें 3-4 बार पूछा तो मैं कहा चलो एक इंसान के नाते मैं एक बार, उसने फ़ोन कर रहा है इंडिया से, तो मैं ताका में फ़ोन लगाया जो अबू धाबी में है, और ताका में उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी है कि मेरे 2-3 कॉल का जवाब नहीं दिया। फिर मैं थक गया, फिर मैं चलो एक अल्लाह के वास्ते एक और मैं ट्राई करता हूँ और कोशिश करता हूँ। जैसे लगा वो नंबर HR में एक ट्रांसफ़र हुआ। HR में मैंने बोला कि ये वैकेंसीज़ के लिए आपने बॉम्बे में इंटरव्यू कराया है, ये बंदे का सिलेक्शन हुआ है, इसका वीज़ा ये मिला है और वीज़ा जेन्युइन है। मैंने बोला तो उन्होंने कहा ये मेरा ईमेल है, आप ईमेल भेजें, हम आपको आज के आज कंफर्म कर देंगे। लेकिन पहली चीज़ है कि ऐसा कोई जॉब हमें का कंपनी में नहीं है। फिर भी इतनी बड़ी कंपनी है, 10,000 एम्प्लॉय इस कंपनी में, तो हम एक बार चेक कर लेंगे। चेक करना था। सेकंड डे मेरे पास कॉल आया कि वी विल पुट यू ऑन द वार, आप इलीगल कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने इलीगल नहीं, बिकॉज मैं तो आपको कॉल कर रहा हूँ, कोई इंडिया में बैठा है वो एक वेरिफिकेशन कर रहा है। तो उन्हें इतना ज़ोर से मुझे बोला आप ये जो भी कर रहे हैं, जिन लोगों को कर रहे हैं, सब इलीगल है। जो लोग आपके रिलेटिव्स हैं उनको रोकें, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट पे आएंगे इनको सीज़ कर लिया जाएगा। कि वो जो वीज़ा था वो नकली था। मतलब ये था वीज़ा में क्या करते हैं, सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बदले आपका नाम चेंज कर देते हैं। कि अबुल फजल रूमी की जो वीज़ा है वो इमरान अली नाम चेंज कर दिया और मेरे पिक्चर की जगह आपकी पिक्चर लगा दी। सर, जो लोग कमज़ोर लोग हैं, रोज़ी की तलाश में परेशान हैं, कहीं उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, आसान लफ्ज़ों में उनके लिए अगर कहें, अगर उनकी राहें आसान हो जाए बाहर मुल्कों में जाने के लिए, तो क्या मशवरा देंगे आसान लफ्ज़ों में अगर उनको समझाएं तो? 2-3 चीज़ें ज़रूर करें। अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं इस तरह की प्रॉब्लम से, तो पहला तो है कि जितनी भी लिस्टेड हैं जो ओवरसीज़ एजेंसीज़ हैं जो जॉब देती हैं, जैसे घी वाला है, एक एजेंसीज़ हैं बॉम्बे की, उनके थ्रू जाएं, क्योंकि वो लोग लिस्टेड हैं, वो अप्रूव्ड हैं विद इंडियन कमीशंस, इंडियन एम्बेसी एंड यूएई गवर्नमेंट के। खुद कौन सी गलती ना करें। कई लोग, ये तो बात हो गई उधर की, इधर की जो लोग जाते हैं कई बार वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ की उनको समझ नहीं होती है और वो कुछ बड़ी गलती कर जाते हैं। वो दूसरे मुल्कों में कैसे रहना है, क्या करना है, तो कुछ मशवरा आप दें कि उनको किस तरह से खुद से बेहतर रहना, सही रहना चाहिए। अगर आप बेसिक चीज़ें देखें तो इंडियंस में कम से कम इतनी तो अवेयरनेस है कि वो लोकल लेवल पे कोई गलती नहीं करते हैं। सबसे बड़ी जो गलती जैसे हम बात कर रहे हैं कि जॉब्स में होती है कि वो जिस जॉब में जाते हैं वो जॉब नहीं है वहाँ पर, या वो गलत लोगों के चंगुल में आ गए हैं। तो सबसे पहला तो काम करें, अगर कभी भी कोई ऐसी परेशानी आए, मिडल ईस्ट में दुबई की अगर मैं बात करूँ या शारजा या अबू धाबी, इंडियन काउंसलेट, इंडियन एम्बेसी है। कोई भी आपको माइनर से माइनर प्रॉब्लम हो, मेजर प्रॉब्लम हो, अगर आप जेन्युइन हैं, सीधे सिंपली वॉक करें, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी टीम बैठी है सिर्फ आपको मदद करने के लिए विदाउट ज़ीरो कॉस्ट। अगर वहाँ पर भी अगर किसी दलाल के थ्रू जाएंगे, नेचुरली वो आपसे कुछ निकाल लेगा और आपको मजबूरी है देना। लेकिन जो लोग जा रहे हैं जिनको भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, ट्रैवल रिलेटेड हो, लोकल इश्यूज़ हों, गवर्नमेंट इश्यूज़, आप एम्बेसी में जाएं, उनका हेल्प डेस्क है, उस हेल्प डेस्क पर अपना पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, जिनके भी थ्रू आए, उनकी सबकी एक एक कॉपी रखें। तो पहला तो दलाल से आप दूर रहें, मेरा मशवरा है, ताकि आपको मिनिमम हो जाए आपका चैलेंजेस। दूसरा, जब वहाँ उतरें अगर कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि सिटी ऐसी है कि विद इन 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर ये लोग अवेलेबल हैं, तो आपको ज़्यादा बहुत कुछ ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ याद रखें कि इंडियन एम्बेसी, इंडियन काउंसलेट में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो अवेलेबल हैं। इवन ख़ास के संडेज़ में जो उनका ऑफिशियल ऑफ डे है, वहाँ पर तो वेट करते हैं लोग आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं और वो रिलेटिवली उसके लिए आपको ऑप्शन देते हैं, आपके सोल्यूशन करते हैं, यहाँ तक कि आपकी फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि बहुत सारे इदारे हैं, ख़ास करके केरल के और साउथ में तो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं और बहुत कुछ करते हैं, लोगों को जो गलत भी आ गए हैं उनको चैनल करके सही रास्ते पर लाते हैं। लेकिन जो यूपी बिहार के लोग हैं उनके लिए 2-4 हैं, जैसे बिहार अंजुमन है, आपको अलीगढ़ फोरम है, या बिहार का अलग एक स्टेट का अपना
फोरम है, आप वहाँ भी जाएं। उनकी भी एक वेबसाइट है, उनकी भी अपनी कह लें कि ग्रुप ऑफ व्हाट्सअप है, तो वहाँ पर जा कर के अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बताएं। आई थिंक ये 2 प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, कभी भी किसी भी कंट्री में जाएं तो उस कंट्री के जो बेसिक लॉ हैं आपके रिलेटेड, चाहे वो ट्रैवल रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लें। कि अगर मैं कतर जा रहा हूँ, इवन मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कतर का वेबसाइट उतार के देखता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन एज ए टूरिस्ट है वहाँ पर। जैसे कतर में ऑन अराइवल वीज़ा है, अब मुझे नहीं पता, कोई साहब आएंगे बोलेंगे सर 200 रियाल दे दीजिए आपका वीज़ा मिल जाए, मैंने दे दिया क्योंकि 200 बहुत छोटा है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ बोलते हैं तो फ्री था, आपने 200 क्यों दिया। तो ये थोड़ी सी कंट्री स्पेसिफिक अवेयरनेस ज़रूरी है। इवन अपने मुल्क में आए, बहुत से कस्टम्स के लोग आपको तंग करते हैं, बहुत से इमिग्रेशन के लोग तंग करते हैं, उनको लगता है कि सारे मिडल ईस्ट वाले गोल्ड और सिल्वर लेके आ रहे हैं, जबकि हकीकत नहीं है। बेचारे बहुत मेहनत करके अपने घरों को संवारने, अपने बहनों की शादियां करने आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा अलर्ट रहें और थोड़ा सा अवेयर रहें अपने कंट्रीज़ के बारे में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। चलिए सर, एक आखिरी सवाल और थोड़े लफ्ज़ों में क्या पैगाम देंगे। ये मेरी बातें थी, हमारे सवालात थे आपके। अभी अगर आपके दिल में जो कुछ चल रहा है उसमें अगर आप अगर अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, अपना पैगाम कुछ देना चाहते हैं इसी ताल्लुक़ से, जिन बातों को हम दोनों कर रहे थे, तो क्या कहेंगे आप? आई थिंक जैसा मैं शुरुआत में कहा, अभी भी मिडल ईस्ट एज ए गोल्डन ऑयल और कह लें गोल्ड मैन फील्ड है। वहाँ माशाल्लाह से ज़रूर आप सब लोग आएँ, मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है। जैसा कि अभी आपने कहा कि मुझे गोल्डन वीज़ा मिला हुआ है, इसका फ़ायदा ये है कि आने वाले 10 साल तक मैं रह सकता हूँ, मेरे बच्चे हैं वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो सेकेंड चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ जो है बहुत ईजी है, अभी भी टैक्स फ्री कंट्री है, बहुत सिक्योरिटी ओरिएंटेड है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि दुनिया के जो 190 कंट्री के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेजेस को, उनकी जो भी लाइफ्स को जो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। दूसरा मेरा पैगाम होगा कि आप जो भी लोग हैं आना चाहते हैं, थोड़ी सी अपनी तैयारी करके आएँ, क्योंकि एक तैयारी ही आपको मंजिल पे ले जाती है। सिर्फ हमारा मकसद है कि नहीं कि हम कुछ रुपए कमा नहीं लें, बल्कि अपने ज़िंदगी में कुछ तरक्की कर लें, ताकि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोकल लेवल माशरे पे हम थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करें। वो चाहे इंफॉर्मेशन के ऑप्शन हो, चाहे वो आपको कहीं भी जा कर के एक फ़ोरम बना करके तैयारी करने लायक हो, और इनकरेज करें कि हमको दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि इसमें दोनों की भलाई है। एक इंटरनल पीस मिलता है, एक्सटर्नल आपको कनेक्टिविटी मिलती है। तो ज़रूर करें कि जहां आपको मौका मिले। और आखिरी चीज़ जो मैं करता हूं, मैं खुले दिल से कहता हूं कि मैं जितना ऊपर वाले दिया, मैं चैरिटी की तरफ बढ़ता रहता हूं। छोटे मोटे जगह जाता हूं, कुछ पैसे खर्च करता हूं, कुछ लोगों से नॉलेज शेयर करता हूं, कुछ लोगों से बात करता हूं, कुछ लोगों को मोटिवेट करता रहता हूं, और जो गलत है उसको कोशिश करता हूं कि लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे बच सकें। और शायद यही वजह कि मैं आपके साथ अभी बैठा हूं कि लोगों को ये मैसेज जाए कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी के साथ आएँ, और जो हमने बातें हमने कही है उसमें थोड़ा बहुत गौर करें कि जाएं तो एक मुस्तकिल के लिए जाएं कि 10 साल 15 साल रहें, और अपने आप को उरूज पे ले जाएं, अपने कौम को उरूज पे ले जाएं, ताकि आने वाला जनरेशन कहे कि भाई हम ब्लू कॉलर नहीं थे, हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थे, हम डायरेक्टर लेवल ओरिएंटेड था कि दुनिया के लोग, इंडिया के लोग हमें देख रहे हैं और हमसे कुछ सीखने को तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह सर। तो वीवर्स, ये थे अबुल फजल रूमी साहब, जो कि पिछले 15 साल से लगभग दुबई में हैं और दुनिया भर के कई मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। इन्होंने बाहरी फॉरेन कंट्री की नौकरी को लेकर ताल्लुक़ से बहुत सारे मशवरे दिए, बहुत सारी मालूमाती बातें बताई उन्होंने, और मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने जानने का मौका मिलेगा इस इंटरव्यू के थ्रू। व्यूवर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।